शुंग डायनेस्टी। वेलकम टू एसके एजुकेशन में मैं सुमित केएसपी। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य की जो मौर्य साम्राज्य था उसकी जो दोस्तों जब उसका ख़त्म कर देता है पुष्यमित्र शुंग, जिसकी मृत्यु कर देता है बृहदत्त की। उसके बाद दोस्तों पुष्यमित्र शुंग जो वंश था उसकी स्थापना हो जाती है। तो उस प्रकार दोस्तों इसके बाद जब पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद आता है दोस्तों अग्निमित्र। उसके बारे में समझ रहे तो दोस्तों क्या क्या उसके ऊपर कहानियाँ हैं और हम समझेंगे दोस्तों इसके अंदर महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसे ही दोस्तों आपको पता होगा कि अग्निमित्र को उसने परमदेश्वर धृतराष्ट्र के साथ युद्ध करवाया था और उसको मुक्त करवाया था, किस तरीके से जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था। तो दोस्तों अब समझते हैं अग्निमित्र के शासनकाल में क्या क्या हुआ। आपको पता है कि जब उससे पहले अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था और उसने दोस्तों 8 वर्ष तक वहाँ पर शासन किया। और उसी में एक कहानी दोस्तों मालविका अग्निमित्रम, इसको मालविका और अग्निमित्र, इसकी मालविका थी दोस्तों पत्नी, अग्निमित्र ही खुद था। तो ये कालिदास की रचना है, इसके अंदर पूरा इसकी कहानी के बारे में पूरा पता चलता है। और इस कहानी के इसी से दोस्तों इसमें पता चलता है कि अग्निमित्र और जो मालविका थी किस तरीके से उनके प्रेम विवाह के बारे में पूरी कहानी बननी थी दोस्तों। इसके अंदर ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं दोस्तों, सिर्फ इसके अंदर यही किताबों का महत्वपूर्ण है। कालिदास के द्वारा मालविका अग्निमित्र में लिखी गई थी इसी की कहानी के ऊपर। और ये दोस्तों लगभग 149 ईसा पूर्व के आसपास इसका शासन चल रहा था। फिर दोस्तों इसके बाद आता है इसका ही बाद वसुश्रेष्ठ। ये भी दोस्तों ज़्यादा शासन नहीं कर पाता। इसके बाद दोस्तों शुंग वंश का चौथा राजा था, वो था दोस्तों वसुमित्र। वसुमित्र उसने दोस्तों यवनों को हरा दिया था। और क्या था दोस्तों कि एक दिन ही नृत्य नृत्य का आनंद ले रहा था, एक एक व्यक्ति आता है मजुदेव नाम का, वो मार के इसकी हत्या करके भाग जाता है। तो इसकी भी हत्या हो जाती है। तो दोस्तों ये ज़्यादा शुंग वंश में सिर्फ इसके अंदर महत्वपूर्ण राजा थे पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र। क्योंकि अग्निमित्र ने आपको पता होगा कि ये लड़ने गए थे, उसके जो पुष्यमित्र शुंग का दुश्मन था जिसने घोड़े को चुरा लिया था। तो इस प्रकार दोस्तों ये सिर्फ ज़्यादा महत्वपूर्ण राजा थे। फिर इसके अंदर आते हैं दोस्तों भागभद्र। भागभद्र जो राजा थे दोस्तों इन्हीं के शासनकाल के अंदर जो कि दोस्तों एक यूनानी राजनायक था, वो आया था हेलियोडोरस। और दोस्तों पांचवें शुंग वंश का जो दोस्तों जो क्या कहा जाता है कि जो पांचवें शुंग राजा काशीपुत्र था ना भागभद्र, ये पूरा का पूरा इसने पूरा जीत रखा था। जो कि दोस्तों हेलिडोरस तो यहाँ पे आ चुका था और शुंग वंश यहाँ पे शासन चल रहा था। और इसी में दोस्तों इसी वक्त क्या होता है दोस्तों कि आक्रमण हो रखे थे पहले से ही। और भागभद्र के दरबार में 14 वर्ष में दोस्तों तक्षशिला के यवन को जो यवन के नरेश थे एंटियालकिडिस, उनका दूत दूत आता है विदिशा में, जिसको मैं बताया था दोस्तों हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस नहीं दोस्तों ये तक्षशिला का निवासी था और इसी ने दोस्तों हिंदू धर्म का अनुयायी बन गया था। और इसके पता दोस्तों हमें कैसे पता चलता है, गरुड़ स्तंभ से। गरुड़ स्तंभ के बारे में दोस्तों हम उसके अंदर समझेंगे कि किस तरीके से गरुड़ स्तंभ है। इसमें दोस्तों हमने समझा कि किस तरीके से ये शासन कर पाते हैं। सिर्फ इसके अंदर दोस्तों महत्वपूर्ण शासन यही कर पाए थे। और दोस्तों शुंग वंश का सबसे महत्वपूर्ण महत्व क्या माना जाता है आपके मानने में दोस्तों? आपको पता ही होगा कि सबसे जो शुंग वंश का सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर क्या था दोस्तों कि वैदिक संस्कृति का ज़्यादा प्रतिष्ठा मिली थी। और हिंदू पुनर्जागरण इसको काल कहा जाता है और वैदिक पुनर्जागरण काल भी इसको कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने समझा इसके अंदर पूरा का पूरा डिटेल के अंदर। अब दोस्तों हम बात करेंगे अगली वीडियो में दोस्तों किस तरीके से शुंग वंश का प्रशासन था। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।